कराची एक बार फिर ट्रैफिक हादसा की लपेट में है, जहां कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूं, ये वही मकाम है जहां चंद रोज कबल एक ट्रैफिक हादसे में दो बहन भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 7 माह में कराची शहर में ट्रैफिक हादसा में 546 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 60% अफराद मोटरसाइकिल सवार हैं। ये अदादो शुमार एक तल्ख हकीकत की अक्कासी कर रहे हैं। सड़कों पर रोजाना सैकड़ों हादसा होते हैं और हर दूसरे हादसे में शिकार होने वाला मोटरसाइकिल सवार होता है और अक्सर दूसरा फरीक कोई ट्रक या डंपर होता है। पै दर पै वाकयात ने कई खानदानों को गमो अलम के समंदर में धकेल दिया है, बल्कि शहर भर में गुस्से की लहर भी दौड़ गई है और कई मकामात पर डंपर्स को आग लगा दी गई है। लेकिन जाने वाले तो चले गए और अपने पीछे एक दुख भरी दास्तान छोड़ गए। आज के शो में हम इन हादसात, इनकी वजूहात और इनके रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से करेंगे बात, क्योंकि जब आवाम होगी मुश्किल में तो आवाम तो बोलेगी। एक और हादसा, एक और डंपर ने कराची के मासूम शहरियों को जो है वो अपने पहियों तले रोंद डाला। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उस हादसे की जो चंद रोज कबल जो है राशिद मिन्हास रोड पर जो है वो वाक़या हुआ, जिसमें 2 मासूम जो बच्चे हैं, दोनों बहन भाई जो अपनी जान की बाजी हार गए। मैं इस वक्त उनकी फैमिली के दरमियान मौजूद हूँ। उनके वालिद जो है इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं उससे कोशिश करूँगा कि वो हमसे कुछ बात करें। गो कि उनकी अपनी जो है तबीयत और हालत इस तरह इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो उनका दिल का हाल है, जो हवाल है और जो उस वक्त उनके साथ वहाँ पर हुआ उस हादसे में, जिस तरह ये हादसा पेश आया, वो सारी बातें वही बता सकेंगे। सिचुएशन में आपके पास अल्फाज नहीं होते कि आप क्या बात करें। इतना बड़ा दुख है और सबके लिए है, और ये सिर्फ इनकी फैमिली के लिए नहीं बल्कि ये अब तो इस पूरे शहर का दुख है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ये खबर मिलती है कि आधी रात को किसी भी रोड पर, किसी जगह जो है शहर में, किसी डंपर ने, किसी ट्रक ने जो है कराची शहरियों को जो है वो अपने पहियों तले रोक दिया। वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और हादसात में जो है मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। बहरहाल मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा और जानता हूँ कि उस रात हुआ क्या, ये सारा वाक़या जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, इस दुख में हम आपके बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दुख है कि हम जानते हैं कि ये भरेगा नहीं, ये खला रह जाएगी, और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता करे, आप तमाम घर वालों को जो है वो हिम्मत और हौसला दे, वो ताकत अता करे कि आप लोग ये जो आपके साथ ये जो वाक़या पेश हुआ, ये जो दुख है, ये जल्द से जल्द भर जाए। लेकिन जाहिर सी बात है ये रह जाएगा, और बस हम आपके साथ हैं। आपकी इस तकलीफ़ में, इस दुख की घड़ी में, इस वक्त आपकी कंडीशन देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कर्ब में है, दर्द में है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था उस रात। हमें तो ज़ाहिर बाद में इतलाती आती हैं कि जी हादसा हो गया, ये हो गया, लेकिन आप वाज़ेह तौर पर बता सकेंगे कि हुआ क्या था? भाई मैं अपने मलिर एयरपोर्ट अपने ससुराल से आ रहा था दावत से, बिल्कुल सही आ रहे थे हम, कोई बीच में भी नहीं, वैसे नहीं, सेट के ऊपर चल तो आ रहा मैं अपना बेटे के साथ। लकी वन के पास से बस मैं गुजरा हूँ, अचानक मेरे पीछे से एक ट्रक वाले ने जो है मुझे हिट किया। वो ऐसा हिट किया कि मेरी गाड़ी पूरी बैलेंस आउट हो गया मेरी गाड़ी का। उसी दरमियान मेरे बेटी ने मुझसे कहा, पापा, मेरे बेटे ने कहा, ओ भाई जिसने गाड़ी वाले ने मारा उसको, ओ भाई। इसके बाद मैंने अपना बेटे की आवाज़ सुनी और मेरी गाड़ी में अपनी गाड़ी को संभालना था। इतने में मैं भी गिर गया क्योंकि गाड़ी इतनी जोर से हिट हुई थी कि गाड़ी संभली नहीं। और बच्चे भी पहले ही जो है गिर गए थे गाड़ी के नीचे जब उसने मारा। मैं दूर जाके गिरा, जब उठा तो भाई अपना होश आवाज में नहीं था। मेरे बच्चे कोई कहीं पड़ा और लोगों ने मेरे को उठवाया। ओ भाई,
वो भाई ऐसे जाने नहीं लो। मेरा भाई मेरे घर के चिराग कट गए। 1 महीने के बाद उस बच्ची की शादी थी। मैं इसका सामान जमा करता फिर रहा था। आज उस बेटी का काला उठाया अपने कांधों पे। ओ भाई कुछ रहम करो। वो जो रोडों पे बाइकों में चल रहे वो कुत्ते बिल्लियां नहीं, इंसान ही है। ओ भाई मैं सिर्फ अपील करूँगा भाई, मुझे इंसाफ दिलाओ। लोगों को एक इबरत का मकाम बनाओ, उनको समझाओ। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि वो जिस पर गुजरती है वही उस दुख को महसूस करता है, उस बात को समझ सकता है। और जाहिर सी बात है, आप पर ये क़यामत गुजरी है, आपके ख़ानदान पर ये क़यामत गुजरी है। और ये एक ऐसा वाक़या है कि ये जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि बाकी लोग अगर भूल भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी से कभी भी ये वाक़या फरामोश नहीं होगा। बहुत ही छोटी उम्र में जो है वो, जाहिर सी बात है, अभी तो कुछ देखा भी नहीं था। फिर आप जिस तरह बता रहे हैं, अपनी बेटी के जहेज़ का सामान इकट्ठा कर रहे थे, उसकी शादी थी। देखिए बिल्कुल, और सामने बिल्कुल मुझे नज़र भी आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा भी दे, आप लोगों को भी पता लगे कि ये कुछ झूठ नहीं है। ये आंसू, ये तकलीफ़ जो नज़र आ रही है, कोई ड्रामा नहीं है। ये अब रोज़ की कहानी हो गई है कराची वालों के साथ। ख़ास तौर पर हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो क्या वाकई वापस घर जा पाएंगे सही सलामत या नहीं, हमें खुद नहीं पता। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार, और इस शहर में एक बड़ी तादाद है। अगर मैं परसेंटेज पर बात करूं तो शायद 70-75% सड़कों पर आपको मोटरसाइकिल सवार नज़र आएंगे। और वो एक तरह से अपनी जानों को हथेली पर लेकर फिर रहे हैं, क्योंकि जो डंपर माफिया है, जो डंपर चलाने वाले हजरात हैं, वो दनाते फिर रहे हैं। शहर की छोटी छोटी सड़कों पर भी वो स्पीडिंग कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या आपको देखने को या सुनने को मिल जाता है। इनकी तकलीफ़ आपके सामने है। हम सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर आप लोग देखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ मौजूद होते तो आपको पता लगता है कि वाकई ये कितनी तकलीफ़ है। और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ दूँ, क्योंकि वो वाकई बहुत तकलीफ़ में। लेकिन मैं और लोगों से यहाँ बात करना चाहूँगा, उनसे पूछूँगा कि वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, सब चीज़ें सामने ही हैं, ढकी छुपी नहीं है। तकलीफ़ है, दर्द है आप लोगों का। मुझे ज़रा उन बच्चों के बारे में बताएं, किस तरह के थे, क्या मिजाज था, कैसे थे? मेरे चहीते बेटे थे। एक बड़ी बेटी थी, एक छोटा बेटा था। अभी उसने 6 दिन पहले कलाम पाक हिफ्ज़ किया। उस बेटे ने मेरे से कह रहा, बाबा मिठाई खाऊंगा मैं। मैंने बोला मिठाई खिलाऊंगा बेटा, तू जो बोलेगा मैं खिलाऊंगा तेरे को। मेरी अगले महीने बच्ची की शादी थी। एतवार वाले दिन तारीख भेजनी थी, और एतवार वाले दिन हमने उसको रुखसत भी कर दिया। ये बाकी ये तो इन लोगों को चाहिए कि ये जो है डंपर माफिया जो है, इनके गले में लगाम ये अच्छी तरह से डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आज मेरे घर में ये मीडिया पे आए दिन यही चलता है कि डंपर पे आज ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। वो भाई आज मेरे घर में कल फिर यही होगा। मेरा यही कहना वज़ीर दाखिला से भी और गवर्नर साहब से भी। इतना बड़ा सानिया हो गया, हमारे बच्चे बेटियां दोनों चले गए। हंसता बसता घर हमारा आज मातम में बदल गया। डंपर जो चल रहे हैं किसके लिए चल रहे हैं? या हमारे बच्चों से या हमसे खून की होली खिलाई जा रही है? किसी भी तरीके से हमें कुचला जा रहा है। अगर चलो खुदा ना खास्ता एक बात है, ड्राइवर भी एक गरीब माँ बाप का बेटा ही होगा, अमीर तो नहीं होगा, वो भी तनख्वाह पे काम कर रहा। अगर कोई बच्चा या कोई आदमी बूढ़ा उनके ट्रक के नीचे आ जाता है, वो अपनी गाड़ी रोके उसे उठाए अस्पताल लेके जाए। अगर वो बल्कि मारने के बाद वो खुद भागने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं। बाद में क्या होता है? 2 पैसे दिए उनको छोड़ दिया गया। हमसे पूछो कि हमने अपनी बेटे को किस तरीके से अपना हाथों से रुखसत कराए। कल हम यहाँ पे उसको सेरा बांध के रुखसत करने वाले थे, आज डोली में रुखसत कराए। ये हमारे दिल से पूछिए। भाई ये मेरा, आप यकीन करो कल से मैं इससे नहीं मिला हूँ। उसको इसने मैं बोला इसको लेके आ, मैं नहीं मिलूँगा। ऐसी हालत में कैसे मिला जाएगा? तो मेरी गुजारिश है सिंध वालों से, सिंध की गवर्नमेंट वालों से कि भाई इन डंपरों को रोका जाए,
कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि कोई बच्चा या बूढ़ा, कोई बाइक वाला, कार वाला उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, ये कम से कम उतर के उन्हें किसी गाड़ी में, एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल तो भेज दें। वो देखो किस तरीके से हम लोगों ने पाई करके बच्चों का जहर जमा करा है। हर बच्चा, हर हमारी माँ बहनें, बेटियाँ किस तरीके से यानी खुश थी कि हम अपनी पहली बार अपनी भतीजी को शादी करके घर से रुखसत करेंगे। आज वो ऐसी रुखसत हुई है, दुल्हन ऐसी बनी है, ऐसा हमारा बच्चा छोटा सा, क्या उम्र थी उसकी, 15 साल, खेलने के दिन थे, ट्रक में आ गया, ख़त्म हुई। हम लोग गरीब लोग हैं, सुबह के मेहनत करके शाम को घर पे आते हैं, बच्चे हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने। अब हम जब शाम को आएंगे, पहली बात है घर से निकलेंगे कैसे? मानो बेटा अगला नाश्ता दे, मानो अंकल आला चाय बना दे, अब किसको बोलेंगे? कौन चिपटेगा मुझसे आके? जी, वो बच्चा जो इस दर्दनाक, इस कर्बनाक हादसे में जो है अपनी जान की बाजी हार गया, उसका भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि उससे भी बात करूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह के हालात में, इस तरह के वाक़यात में बात करना सबके लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत अपने बहन भाइयों के लिए जो है रखता था वो और रखता है, उसका वो इजहार करे, उन जज्बात का इजहार करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा आप? जी अल्लाह का शुक्र। देखो ये जो हादसा हुआ, ये सब हुआ, देखो ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं था ना ये हम आपके वालिद साहब के साथ जो हुआ ये किसी की मर्ज़ी के तहत नहीं हुआ, ये एक हादसा था, हो गया। इसमें किसी ना किसी की गलती होती है, उस गलती को देखना है वो किसकी होती है और फिर उस पर इंसाफ चाहिए होता है, ठीक है। तो जो चले गए दुनिया से, ज़ाहिर आपके बहन भाई, मैं जानना चाहूँगा कैसे थे आप लोग एक दूसरे के साथ, कितनी मोहब्बत रखते थे, क्या होता था, ज़रा उसके बारे में बताओ। हम सब जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। बहन भाई की मोहब्बत तो आपको पता है कैसी होगी। और जो मेरी बड़ी बहन थी वो मेरे से ज़्यादा क्लोज थी, और मतलब सब भाइयों के अंदर वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी और मैं उससे ज़्यादा प्यार करता था। और छोटा वाला भाई था वो भी मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्लोज था। घर की सबसे बड़ी बहन और छोटा भाई चले जाता है ना तो ज़्यादा बहुत दुख होता है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होया है, मैं सिर्फ अपने वालिद साहब की वजह से चुप हूँ। मेरा दिल फट गया अंदर से, मैं अपने वालिद साहब की वजह से चुप हूँ कि मैं रोऊंगा या मैं कुछ कर लूँगा तो मेरे वालिद साहब को तकलीफ़ होगी। तो आप अपने वालिद का सहारा बनोगे, ठीक है। आप इस चीज़ को अपने अंदर उतारो, पॉजिटिव रहो। कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत तो बेटा अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह ही जानता है कि इसमें उसकी क्या मसलियत है, कौन कैसे उसकी तरफ लौट कर जाएगा। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि देखो माशाल्लाह आप बड़े हो, वालिद साहब अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन इस इंसाफ के लिए आप लोग क्या करोगे? देखिए इतने बड़े बड़े बैठे हैं ओहदेदार, अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, कोई नहीं आया हमसे सिर्फ 2 बोल बोलने के लिए कि ना आप कैसे हैं, आपके घर में सब ठीक है और आप खैरियत से हैं। कोई भी नहीं आया, ना नमाज जनाजा के अंदर आया, ना उसके बाद आया, कोई भी नहीं आया अभी तक के। और हमें जो है सबसे ज़्यादा दुख है अपने भाई बहन के जाने का। और मेरी अम्मी जी जो है बार बार बेहोश हुई जा रही हैं, वो उनकी भी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और मेरे वालिद साहब की कंडीशन तो आपने देख ली। हमारे घर में सिर्फ हमारे वालिद साहब कमाते थे और हम उन्हीं के साथ ही बाज़ार जाते थे। इंसाफ कौन दिलाएगा? इंसाफ अल्लाह ही दिलवाएगा। अल्लाह तो दिलाएगा। ये बंदे अल्लाह के बंदे कर क्या रहे, कोई अभी तक पूछने तक के नहीं आया। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ना आप लोग जो है मेरे भाई बहन के लिए दुआ करें
कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अता करे, क्योंकि अब वो चले गए, अब वो नहीं आ सकते। अब उनके लिए सिर्फ हम उनके हक़ के अंदर दुआ ही कर सकते हैं और वही बेहतर है उनके लिए। और मैं ये चाहूँगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की हमें ज़रूरत है इस टाइम। एक बिल्कुल कानून बनना चाहिए कि भाई एक लिमिट हो कि इस लिमिट के अंदर ट्रॉले जो है अपनी स्पीड से चलें। बात यह कि ये रद्द अमल तो अल्लाह ना करे, ना तो उनकी तरफ से कोई ऐसा है कि लवाकिन हम क्यों जाएंगे भाई, हम अस्पताल जाएंगे अपनी डेड बॉडियों को देखेंगे या हम इन चक्करों में लगेंगे। हमने तो यहाँ अपील ही करते रहे हाथ पैर जोड़ के, और आज भी अपील कर रहे हैं कि यार जनाजे उठाएं भाई, अपील कर रहे हैं रियासत से कि इंसाफ दो यार, जाने गई है भाई ट्रॉले तो फिर मतलब सही हो जाएंगे। इंसान कैसे वापसी लाएंगे? ये तो इंसानी जान का मतलब, बाहर मुल्कों में ये निज़ाम है कि वहाँ अगर कुत्ते का भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम किए जाते हैं। हम कहाँ खड़े हैं कि हमारे पास अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं? ये मतलब क्या अलमिया नहीं है, ये जुल्म है, इसको जुल्म कहा जाएगा। बात ये कि अल्लाह देख रहा है, यहाँ इंसाफ नहीं होगा, अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा। देखिए जी, गम है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, कर्ब है, और उसके बावजूद अगर लफ्ज़ों में इतनी जो आप देख सकते हैं कि उसका इतना अच्छा चुनाव है, वो यही है कि उनकी सिर्फ 3 बातें हैं। और वो यही है कि पहली बात कि भाई हमें इंसाफ चाहिए फौरी तौर पर। इन हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ, एक कानून बनाया जाए जो कि ज़रूरी हो गया अब इस शहर के लिए कि वो छोटी सी बच्ची, मैं तो यही कहूँगा जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं था, उस बच्चे ने अभी कुछ देखा ही नहीं था, ना जाने कितने ख्वाब थे, कितने अरमान थे उस बच्ची की, अब शादी थी, लेकिन सब कुछ यहीं रह गया। और आप देखें कि वो दोनों रुखसत हो गए और अब वो ख्वाब, वो अरमान, वो बातों में रह गए हैं, और वो जो दुख तकलीफ़ वो पीछे छोड़ गए हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और कोई कानून बनाए जल्द से जल्द इस हवाले से। ये जो डंपर्स रोंदते फिर रहे हैं कराची वालों को, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। सर, जिस तरह आपने देखा ये वाक़या हो चुका है और दिन दिहाड़े पहले हो रहा था, रोज़ की बुनियाद पर यही सुनने को मिल रहा था। ज़रा सा एक गैप आया है, उसके बाद अब रात के अंधेरे में भी इस तरह के वाक़यात होने शुरू हो गए हैं। डंपर्स के अगर माफिया से बात की, क्योंकि मैं तो माफिया कहूँगा, क्योंकि वो तो किसी भी तरह जो है साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ख़ासतौर पर कराची वालों को रोंदा जा रहा है। सर, आप इस पर क्या कहना चाहें? देखिए, हम सब कराची वाले हैं और हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं, शाकिर भाई के। हम चाहते हैं कि ऐसे हादसात जो अब हो चुके हैं इनके साथ, जो सानिया हो गया सो हो गया, आइंदा कभी भी ना हो कराची के अंदर। और इसमें सबसे पहले अव्वल काम जो है वो हरावल दस्ते का काम जो है वो पुलिस कर सकती है, कि पुलिस जो है इसके अंदर अपने रूल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करे, ड्राइवर्स लाइसेंस के रूल स्ट्रिक्ट करे, इनकी तरबियत करे उनकी, और इनको रात के अलावा दिन में गाड़ी नहीं चलाने दे डंपर्स के अंदर, शहरों के अंदर। तो सबसे पहले तो ये पुलिस का काम है। और उसके बाद जो पकड़ा जाए उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए जिसने ये हरकत किया, ताकि उसके बाद दूसरे लोग डिटर हों। लेकिन सिंध हुकूमत की अपनी बेहिसी है, पुलिस की अपनी बेहिसी है, और गरीब लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। और इसीलिए कराची के हालात जो हैं वो बदतर से बदतर हो रहे हैं। इस शहर को ओन करना पड़ेगा। जब तक कि कराची आगे नहीं बढ़ेगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान के तरक्की करने के लिए कराची की तरक्की करवाना और दीगर जगहों की तरक्की करवाना बहुत ज़रूरी है। सारे पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं, तो हमको बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरक्की हो, हमारे इस प्यारे शहर की तरक्की हो, और इसके अंदर इस किस्म के नागहानी मौत लोग बच्चों की, जवान बच्चों की हो जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप किस तरह हिस्सा बनेंगे इस चीज़ का, इनके जो रोकथाम के लिए हादसात के इक़दाम जो करने हैं, उसमें आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या सोचा? देखिए, मेरे साथ सलाउद्दीन शेख साहब खड़े हुए हैं। ये 2 मरतबा इस इलाके से भी MNA रह चुके हैं, MQM की तरफ से एक ज़माने में। अब ये अवाम पाकिस्तान कराची के हेड हैं, और हम कराची की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हुकूमत को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और ये एक बेइसी का आलम है और इनकी जो दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया सर।
जी, एक मासूम सी बच्ची जिसकी चंद रोज़ के बाद शादी होनी थी, एक बच्चा यानी उसी का भाई जिसके न जाने कितने अरमान थे, कितने ख्वाब थे जो उसने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए देखे होंगे, और कुछ बनना होगा, नाम बनाना होगा। फिर वही एक हादसा हुआ और डंपर ने जो है वो बड़ी बेदर्दी से उन दो बच्चों को भी अपने पहियों तले रोन डाला। मैं उस मुतासरा फैमिली के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा, कैफियत तो मुझे खुद पता है कि इस वक्त क्या होगी उनकी, लेकिन वो अब किससे इंसाफ की अपील करेंगे, किससे इंसाफ मांग रहे हैं, ये सारी बातें वो खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हुकूमत से अपील है कि वो इनको इंसाफ दे। हमें माल दौलत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा भाई जो हाथ उसका टूट गया और उसके दिमाग पे इतनी शदीद चोटें लगी हैं, पूरा घर उजड़ गया। हमारा बच्चा जो कि 14 साल का था, उसके बाप के और माँ के दिल से क्या गुजर रही है ये आप लोग नहीं जानते। आप अमीरों के घरों में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है, गरीबों के घर में औलाद रोशन होती है। अभी मैं आपसे अपील करती हूँ कि आए और मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। बड़े बड़े एसीओ में बैठते हैं, अरे ट्रक को चलने का एक रोड अलग बनाया जाए, जिस तरह ग्रीन बस का बनाया गया है, क्योंकि ग्रीन बस हुकूमत की है और जो दूसरे टैंकर चलते हैं वो हराम आवाम की कमाई की वजह से उनका खून पानी हो चुका है। और जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो अच्छे हैं और जो आवाम के बच्चे हैं वो क्या है, कचरा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इस हादसे की इत्तला आप लोगों को मिली तो आप लोग ज़ाहिर घर पे होंगे या कहाँ थे, तो फिर किस तरीके से क्या उस एक रद्द अमल आया आप लोगों का? मेरे बेटों ने तकरीब करी थी, छोटी सी बेटी हुई है मेरी, बहनों को बुलाया सबको, ये सब लोग हमारे घर पे गए। ये हमारे घर से 2 बजे रात को निकले, 2 बजे निकले। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद इनके बेटे का फ़ोन आता है कि नानी वो पापा तो नहीं आए घर पे, वापसी आ गए क्या पापा, कोई चीज़ भूल गए थे। मैंने कहा पापा तो नहीं आए, कह रहे हैं ना पापा नहीं है, 1 घंटा हो गया और हम ढूंढ रहे हैं। बस मेरे दिल में खुटका हो गया था, या तो बाइक पंचर हो गई है या बारिश हो रही है, स्लिप हो गई। हम लोग ये हम सब लेट लाट गए बच्चे। थोड़ी देर के बाद है ना वीडियो चल गई कि इस तरह है ना आ गया, और मेरी नवासी का चल गया महानूर, और मेरे नवासे का चल गया, दामाद का चल गया। इतनी सी देर का हादसा, मेरे दोनों नवासी चले गए एकदम। हमने देखा हमारे बच्चे ऐसे कुचले हुए कि हम बता नहीं सकते, हम शक्ल नहीं देख सकते उन्हें। क्या हम इतने हैं ना गरीब हैं तो अपने बच्चों को तो नहीं मरवाएंगे ना हम, ये बताया। अब हम किस्त के सहारे क्या करेंगे, अपने बच्चे नहीं है हमारे। मेरी बेटी इसी तरफ रही, रात से पागल हो गई है वो। अब बताओ हम क्या करें, हमें तो इंसाफ दे दो थोड़ा। बच्चे क्या करते हैं काम, वो है ना पथारा लगाते हैं मार्केट उसमें बाज़ारों में। बताओ किस तरह मेरे बच्चे गुजारा करेंगे, खुद बताएं आप। हैं गरीब बैठेगा घर के अंदर, इसका गुजारा कैसे चलेगा। अब इसके 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। हमारी गवर्नमेंट से अपील है या तो इनको जॉबें दी जाएं बच्चों को, इनका कुछ सरमाया बने, क्योंकि बाप अब कितने दिन तक बैठेगा ये आपको पता होगा या अल्लाह को पता है। क्योंकि जब तक वो सही नहीं हो सकता किस तरह कमाएगा वो, अपने बच्चों का कैसे गुजारा करेगा। अरे टैंकर वाले का कसूर था, पीछे से उसने मारा है जंपर, तो जभी तो जाके वो आगे जाके गिरा। अगर वो 2 बच्चे उसके व्हील के अंदर नहीं आते तो हम कसूर समझते कि इसका कसूर है, हमारे भाई का कसूर है। लेकिन हमारे भाई का तो कसूर ही नहीं था ना, वो तो खुद इतनी दूर जाके गिरा। अल्लाह ने उसको हौसला दिया, उसने अपने बच्चों को समेटा है। किस तरीके से हुकूमत ने उसको इंसाफ देने के बजाय और घलोना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने कि वो 50 साल से ज़्यादा उम्र का था। अरे कौन सी हुकूमत ऐसी है जो इतने इल्ज़ाम बाप पे लगा रही है, जो बाप अपने बच्चों को बचपन से लेके इतनी परवरिश करता है, पढ़ा चढ़ाता है, आज उसकी जब फल पैदा होता है तो वो खुद ही दुनिया से चले गए बच्चे। आज उसको इंसाफ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। ये हमारी अपील नहीं है, ये हर माँ की एक आवाज़ है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्योंकि ये आज ही नहीं हुआ, ये मेरा भाई शाहिद 2019 के अंदर जंपर से उसके बेटे को
कुचला गया। जब भी हमने इंसाफ की अपील की, हमें इंसाफ नहीं मिला। मेरे चाचा की बेटी अरीना जो कि डंपर के नीचे आई 4 नंबर पे, वो कुचली गई, फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिला। अब ये मेरे भाई शाकिर के 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो हमें कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, और हमें इंसाफ नहीं मिला तो हुकूमत की किसी अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी आपसे अपील है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी भुट्टो, जितने भी गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, जितने भी आवाम सुन रही है मेरे ये बयान को, उनसे मेरी अपील है कि हुकूमत से एक ही मुतालबा करें कि इन गरीबों को इंसाफ दिया जाए। जानना चाहूँगा कि हज़ारा एक ही अपील है, सबकी बात यही है कि इंसाफ हमें चाहिए, लेकिन साथ आप लोग का ये भी शिकवा है कि हुकूमती नुमाइंदा अभी तक कोई नहीं आया। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आपके पास नहीं आता, आप लोगों से बात नहीं करता, तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा कि इंसाफ के लिए फिर क्या करेंगे आप? जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करें? क्या अपने बच्चे मरवाते रहेंगे? हैं? अगर इंसाफ नहीं देंगे तो यही काम करेंगे ना, एहतजाज करेंगे। जिन जिन के बच्चे मरे फिर सब एहतजाज करें। टैंकर वालों ने भी तो एहतजाज किया है ना, उनको मुआवजा मिला, तो फिर हम आवाम को क्यों नहीं मिलेगा? बच्चे ला देंगे क्या हमारे जो मर गए? वो 2 बच्चे ला दे हमें। एक जवान बच्ची चली गई, एक 14 साल का बच्चा चला गया। उसकी माँ से पूछे कैसे बेहोश हो के उसका बुरा हाल हुआ है। उसके बाप को देखें आप, उसके छोटे छोटे बच्चे रोज के खाने कमाने वाले हैं, इनका क्या होगा? आप इन हुकूमत को चाहिए कि इनको नौकरियां दें। ये भी अपने बाप के साथ ही जाते थे, जो पतारा लगाते थे ना बाजारों के अंदर, उसी के साथ ही अपने बाप के साथ ही बच्चे जाते थे। अब जब बाप ही नहीं जाएगा तो बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे तो बाप के साथ ही होते थे ना। अब जब बाप बड़ा है, बच्चे छोटे हैं, तो इनको तो समझ ही नहीं है ना कि काम कैसे चलता है, कैसे करते हैं। रुपट्टों का स्टॉल लगाते थे, कोई इतना बड़ा कारोबार बिजनेस नहीं है इनका कोई कि बच्चे जाके दुकान खोलेंगे बड़े अपने शान से और जाके फिर मोबाइल बेचेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे। ये ऐसा कोई कारोबार नहीं है इनका रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है। ऐसे ही इनका गुजारा होता है। और अल्लाह से हमारी दुआ है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला हमेशा सब्र वालों के साथ है। माँ की हालत देखो, बाप भी देखो, कमाने वाला कोई नहीं है। एक बंदा वो भी देखो बिस्तर पे पड़ गया। तो इंसाफ तो दिलवाना चाहिए ना आप लोगों को। बहू मेरी, ये मेरा बेटा है, शादी होने वाली थी, कुछ इंसाफ करवाएं आप भी। क्योंकि अब देखो टैंकर वाले तो मुतालबा कर रहे हैं ना, हमारे टैंकर जला दिए, हमें पैसे भर के दो, ये करो। बस मैं यही कहना चाहूँगी, इंसाफ दिलवा दें हमें, प्लीज़ इंसाफ दिलवा दें हमें, हमारे बच्चे वापसी ला दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए। वो उनका गरीबों का देखो क्या हाल है। इसका कोई गया, मेरी नवासी थी और मेरा नवासा। अब हम बताए किसको पकड़े, क्या करें? हैं टैंकर वाले तो बोल रहे हैं हमें वो दे दो, हम क्यों हैं कि वो करें? हमें तो देखो, हमें तो इंसाफ दे दो। उसको जिसको कम खतने हैं, हमारे बच्चे कुचले हैं, उसको फांसी दे दो, बस हमें इंसाफ मिल जाए। हैं और ये गरीब बंदे, इनके बच्चे बेरोजगार पथारा लगाते हैं। बताएं इतनी हमारे बच्चे कुचल गए, हम क्या करेंगे हमारे बच्चे? देखिए जी, फिर वही बात है कि ज़्यादा कुछ बातें नहीं की जा रही, बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है कि इन्हें इंसाफ चाहिए और ये इनका हक है, ये इंसाफ इन्हें मिलना चाहिए। और माजी में भी जितने वाक़यात इस तरह के गुजर गए हैं, हो चुके हैं, वो सारी फैमिलीज़ भी, वो सारे लोग भी इंसाफ ही मांग रहे हैं। उन्हें भी इंसाफ अब तक उस तरह नहीं मिल सका। अब न जाने आगे क्या होगा, क्या जो इस शहर में बाकी रह गए हैं क्या वो भी इसी तरह रोंदे जाएंगे, या फिर कुछ और होगा उनके साथ, कोई नया तरीका अपनाया जाएगा? ये एक सवालिया निशान है अब हम सब के लिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि क्या हमें ख़ुद नहीं पता कि कल सुबह जब हम घर से निकलेंगे तो क्या वापस खैर खैरियत से अपने घर लौटेंगे, या फिर जिस तरह रोज़ हो रहा है कराची के किसी भी कोने में, कोई भी सरफिरा ड्राइवर जो है वो डंपर लेकर निकलता है, ट्रक लेकर निकलता है और फिर सब कुछ रोन डालता है। यहाँ जो मुतासरा फैमिली मौजूद है उनका भी अब यही कहना है और कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। कोई जो ऐसा यहाँ का नुमाइंदा हुकूमत सिंध का कोई इधर आए, हमारे साथ बैठे, हमसे बात करे और इस चीज़ का हल निकाले। आज इनके बच्चे तो चले गए, ये लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो बच्चे इस शहर में बाकी रह गए, ये सब अब उनका सोच रहे हैं, हम सब अब उनका सोच रहे हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत सिंध भी
उन बच्चों का, उन लोगों का सोचें। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।